हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो एलटी ग्रेड की दिसंबर में अभी परीक्षा हुई है 6 तारीख को, जो है 6 तारीख को आप लोगों की देखिए 2 विषय की परीक्षा हुई थी, एक विज्ञान विषय की और दूसरी हिंदी विषय। तो हिंदी विषय के जो प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे गए थे, उसी का मैं आप लोगों को देखिए बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ जो है प्रश्न पत्र हल कराऊंगा। और इसमें आप लोगों को जो भी आंसर बताया जाएगा वो पूर्णतः 100% सही होगा। जिससे क्या होगा कि इस तरह की क्लासेस कर लेने से आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आपके इस वर्ष के जीएस के पेपर में जो एलटी ग्रेड का एग्जाम हो रहा है उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कुछ गणित से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ सामान्य अध्ययन से संबंधित पूछे जा रहे हैं और कुछ करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरीके से जब आइडिया हो जाएगी तो आप लोगों को जो एग्जाम देना है, अभी हाल फिलहाल में जो जनवरी महीने में परीक्षा होने वाली है, तो उससे आप क्या है कि अपना फिर से अच्छे तरीके से अवेयर हो जाएंगे और अपनी अगर कोई भी चीज तैयारी कमी रही होगी तो उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो 3-4 क्लासेस मेरे द्वारा आप लोग को कराई जाएंगी, ये इसी पर्पज से कराई जाएंगी। जिसमें मैंने देखिए क्या लिखा है कि 100% करेक्ट सॉल्यूशन, यानी इसमें केवल आपको आंसर नहीं बताया जाएगा बल्कि आपका आंसर के साथ साथ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सारा चीज भी बताया जाएगा। इसमें जो पेपर में 3-4 सम्स रहती हैं, सवाल रहती हैं, उसको भी हल करके आपको बताया जाएगा कि इनको कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पूरे व्याख्या के साथ 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ आपके जो सामान्य अध्ययन की 30 प्रश्न है, ये 3-4 जो परीक्षाएं हुई हैं उनसे संबंधित जो है प्रश्नों को मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इन क्लासेस को शुरू करते हैं और आपके 6 दिसंबर की जो परीक्षा हुई है हिंदी विषय के पेपर में, जिसमें सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू किया जाए। हाँ देखिए, हम लोग एलटी ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2025 की आई हुई है, उसी के लिहाज से देखिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने आप लोगों को देखिए 12 क्लासेस में 30-30 प्रश्न करके हर टॉपिक से रिलेटेड जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न हल कराए थे। और मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न आपको हल कराए गए हैं 12 क्लासेस में, आप लोग देखेंगे कि उनसे भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को परिसीमन आयोग से संबंधित, धन विधेयक से संबंधित, वित्त आयोग से संबंधित प्रश्नों को करवाया था और वो प्रश्न देखिए आपके जीएस के पेपर में भी पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा जो जीएस की क्लास आप लोगों को करवाई जा रही है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप लोग यही 3-4 पेपर करेंगे, उसके बाद आप लोग को आइडिया चल जाएगा, पता चल जाएगा कि देखिए जीएस की जो मेरे द्वारा क्लास कराई जा रही है उसका कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपके जो हिंदी का पेपर हुआ था 6 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में, तो उसमें देखिए जो आपका प्रश्न पूछा गया था जीएस में, पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। ठीक है, तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पीरी राइस, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और जोफ्री पार्कर। तो भारत में देखिए पुर्तगाली साम्राज्य की नींव जो अगर वास्तविक रूप में अगर किसी ने रखी थी तो वो व्यक्ति देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नहीं था, पीरी राइस नहीं था, जियोफ्री पार्कर नहीं था, बल्कि कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय जो है मुख्य रूप से किसको जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। इसने देखिए 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया और इसे पुर्तगाल की राजधानी बनाया। यानी भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसको अपनी राजधानी बना लिया। इससे भारत में देखिए पुर्तगाली शक्ति और व्यापार का जो वास्तविक विस्तार हुआ। हालांकि देखिए वास्को डिगामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। उसके बाद उसने 1503 में पहला किला भी बनवाया था, लेकिन उसने साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी, बल्कि साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अल्बुकर्क ने। ठीक, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये आपका प्रश्न देखिए राजनीति विज्ञान से है। इसमें पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। देखिए ये प्रश्न भी मैंने आप लोगों को अपनी सामान्य अध्ययन की क्लास में करवाया हुआ है। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। तो पहला देखिए दिया राज्यपाल, दूसरा दिया भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तीसरा दिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और चौथा दिया भारत के महान्यायवादी।
तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की नहीं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, बल्कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं, जो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और भारत सरकार के कानूनी मामलों में सलाह देता है। यह देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, तीसरा प्रश्न कि गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? यानी आपका तीसरा प्रश्न ये पूछा गया। तो यहाँ देखिए दिया चंबल नदी, माही नदी, हिंडन नदी, बेतवा नदी। तो देखिए गांधी सागर बांध का निर्माण देखिए बेतवा पर नहीं, हिंडन पे नहीं, माही पे नहीं, बल्कि किस नदी पर हुआ है? चंबल नदी पर। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि गांधी सागर बांध का निर्माण जो है चंबल नदी पर हुआ है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है और यह चंबल घाटी परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसका उपयोग देखिए सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया है, यानी यह मध्य प्रदेश में है, मंदसौर जिले में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया आपसे पूछा क्या गया है कि भारत में उड़ीसा में काला हांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? यानी उड़ीसा में एक स्थान है जिसका नाम है काला हांडी, तो वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है? तो देखिए यूरेनियम, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट। तो काला हांडी में देखिए सबसे ज्यादा जो खनिज उत्पादन होता है वो यूरेनियम नहीं, अभ्रक नहीं, तांबा नहीं, बल्कि कौन सा होता है? बॉक्साइट। यानी जो काला हांडी है वो बॉक्साइट के खनन के लिए, उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पे बहुत ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि उड़ीसा का जो काला हांडी जिला है यह मुख्य रूप से देखिए बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह एल्युमिनियम का एक जो अयस्क होता है, यानी जो बॉक्साइट होता है इसी से एल्युमिनियम बनता है और यह उड़ीसा को भारत की सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य बनाता है। उड़ीसा में देखिए काला हांडी के अलावा कोरापुट, रायगढ़ और बलांगीर जैसे जिलों में भी बॉक्साइट जो है बड़ी मात्रा में पाया जाता है, यहाँ इसके भंडार है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? यानी अभी हाल ही फिलहाल में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था जिसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया। तो इसको देखिए किसने आयोजित किया था? दिया बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के देखिए 7वें संस्करण की मेजबानी गुजरात में नहीं, उत्तराखंड ने नहीं, महाराष्ट्र ने, बल्कि किसने किया है? बिहार के द्वारा किया गया। देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसको KIYG के नाम से जाना जाता है, इसके 7वें संस्करण की मेजबानी देखिए 4 मई से 15 मई 2025 के बीच बिहार राज्य ने किया था। इसमें देखिए बिहार के पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय जैसे जो शहर थे ये प्रमुख स्थल के रूप में शामिल। इसके अलावा देखिए इसका कुछ जो इवेंट है वो नई दिल्ली में भी हुआ था। यह पहली बार था जब बिहार ने इस प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। इस खेल का देखिए जो शुभंकर था वो गज सिंह था, यानी इसमें हाथी और सिंह दोनों का जो है प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हाथी की शक्ति और सिंह के हृदय का प्रतीक मानकर इसको इसमें शुभंकर बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, यानी दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए दिया तृतीय, द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ। तो दूध के उत्पादन में देखिए विश्व में जो भारत का स्थान है वो तृतीय नहीं, द्वितीय नहीं, चतुर्थ नहीं, बल्कि क्या है? प्रथम स्थान है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है और भारत 1998 से लगातार इस स्थान पर बना हुआ है। वैश्विक उत्पादन में देखिए लगभग 24 से 25% का योगदान भारत देता है दूध के उत्पादन में। भारत के बाद देखिए USA, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील जो है प्रमुख दूध उत्पादक देश है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि केंचुओं की मदद से तैयार खाद को कहा जाता है?
यानी केचुओं की मदद से जो खाद तैयार की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखिए दिया कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, फार्म यार्ड खाद। तो देखिए केचुओं की मदद से जो खाद तैयार की जाती है उसको देखिए फार्म यार्ड खाद नहीं, हरी खाद नहीं, कंपोस्ट नहीं, बल्कि क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट। यानी सही उत्तर क्या आ जाए इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सही उत्तर क्या है? बी है। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि केचुओं की मदद से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कहा जाता है, जो जैविक पदार्थों को केचुओं के द्वारा विघटित करके बनाई जाती है और पौधों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह केचुओं के द्वारा देखिए जैविक कचरे जैसे गोबर, पत्तियों को खाकर उनके पाचन तंत्र से निकलने वाले मल वर्मी कास्ट के रूप में बनती है। यह देखिए हल्की होती है, दानेदार होती है, बदबू रहित होती है और फसलों के लिए क्या है? बहुत फायदेमंद होती है। इसमें देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम का सही सुमेलित नहीं? यानी इसमें स्टॉक एक्सचेंज और उनका जो पूरा फुल फॉर्म है वो दिया गया है, आपको उसमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो देखिए पहला दिया है OTCEI, तो इसका देखिए क्या दिया गया फुल फॉर्म? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। दूसरा दिया है NSE, देखिए तो इसमें देखिए क्या? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और तीसरा दिया है ISE, इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और चौथा दिया है BSE, यानी बेस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो देखिए BSE का नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ISE का क्या नाम है? ISE, ऐसे है। ठीक है, ISE, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज। ये देखिए क्या है? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये क्या है? OTCEI, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया देखिए भारत में था, लेकिन इसको अब बंद कर दिया गया है, लेकिन इसका फुल फॉर्म सही है। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया देखिए ये वर्तमान में है। इसके द्वारा देखिए अपने देश में शेयर बाजार में एक जो जारी किया जाता है देखिए सूचकांक, उसका नाम क्या है? निफ्टी है। ठीक है, ये है। ISE देखिए इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी सही है। तो इसमें देखिए जो चौथा वाला है आपका गलत है। यहाँ क्या है? BSE का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ दिया क्या गया है? यहाँ दिया है बेस स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये देखिए भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और इसी के द्वारा देखिए जो है भारत में सेंसेक्स जो है जारी किया, यानी ये जो सूचकांक होता है इसका, उसका नाम क्या है? सेंसेक्स। और इसका जो सूचकांक होता है उसका नाम क्या है? निफ्टी। ठीक, इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सही जो है डी वाला सही सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए ये सब फुल फॉर्म दिया गया है। OTCEI का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये देखिए बंद हो चुका है, 2015 में इसको सेबी ने बंद कर दिया। NSE देखिए इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाम है। यह भारत का देखिए एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका जो सूचकांक है उसका नाम क्या है? निफ्टी। देखिए निफ्टी 50, यानी इसमें 50 महत्वपूर्ण कंपनियों के सूचकांक को दर्शाया जाता है। और तीसरा देखिए क्या था? इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम है शॉर्टकट में ISE। ये भी देखिए एक स्टॉक एक्सचेंज था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया। BSE का पूरा नाम देखिए क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसके द्वारा देखिए जो है एक सूचकांक जारी किया जाता है, इसका नाम क्या है? सेंसेक्स। ये देखिए भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और मुंबई में स्थित। ठीक, अब देखिए आपसे एक सवाल पूछा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है कि किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई का जो गुणनफल होता है उसका आधा जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इनकी लंबाई के लिए 12 और 16, तो इसके जो गुणनफल का आधा वही क्या होता है? इसका क्षेत्रफल। तो 12 और 16 का जब गुणा करेंगे आप पर तो क्या आएगा? 192। ठीक है, और फिर इसका आधा यानी 2, तो 192 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 96। यानी इस क्वेश्चन का आपका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? 96, 96। तो सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी ये सब नहीं होगा। तो इसका सूत्र है, इस सूत्र से आप आसानी से, अब इसमें से जो भी चीज दी गई होगी आप उसको आसानी से
निकाल लेंगे। अगर देखिए मान लीजिए क्षेत्रफल दिया होता और एक भुजा की लंबाई दी गई होती तो भी आप निकाल लेते। कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 12 दिया हुआ है और ये 16 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और आपका क्षेत्रफल दिया है, तो आप इसको क्या करते, यहाँ 96 का गुणा करते 2 से और फिर यहाँ 12x बराबर क्या होगा 192, फिर x बराबर 12 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से चाहे जो भी दिया रहे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, देखिए आंसर है सी। इसी चीज को देखिए मैंने यहाँ पर आपको इस तरह से दे दिया है कि जो स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ रही होगी तो इसको देख के वो उसी तरीके से इसको सॉल्व, मैंने जो अभी पीछे आप लोग को सॉल्व किया वो वही चीज यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज दी गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है 96। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी, यानी वह मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्के चलाए और उस पर अपनी खुद की आकृति खुदवाई। देखिए शाहजहां दिया है, औरंगजेब दिया है, अकबर दिया है, जहांगीर दिया है। तो मुगल सम्राटों में देखिए वह सम्राट शाहजहां नहीं था, औरंगजेब नहीं था, अकबर नहीं था, बल्कि कौन था, जहांगीर। जहांगीर ने देखिए सोने के सिक्के चलवाए थे और उस पर उसने खुद की अपनी आकृति खुदवाई थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि मुगल सम्राट जहांगीर देखिए पहला शासक था जिसने देखिए सर्वप्रथम सोने के सिक्कों पर अपनी छवि को अंकित करवाया था। उसने कभी देखिए सिंहासन पर बैठे तो कभी हाथ में शराब का प्याला लिए अपने आप को दिखाया है। इसके अलावा देखिए उसने अपने पिता अकबर की आकृति को भी इसमें छपवाया है दूसरे सिक्कों में। फिर उसके बाद राशि चक्र के सिक्के छपवाए उसने। उसके बाद उसने अपनी पत्नी नूरजहां का नाम भी उस अपने सिक्कों पर खुदवाया। तो इस तरीके से इसने सिक्कों को खुदवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी भारत में जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि थी उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा गया है। तो इसमें देखिए 10 की वृद्धि का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है वही आपको बताना है। तो देखिए 1971 से 81 तक जो जनसंख्या वृद्धि की दर थी वो देखिए 10 की वृद्धि 24.66 दिया है। दूसरा दिया है 1981 से 91 से 23.87। 2001 से 2011 के बीच जो 10 की वृद्धि थी 19.05 और 1991 से 2001 के बीच जो 10 की वृद्धि थी वो 21.54 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जब आप जनसंख्या और नगरीकरण वाला जो टॉपिक है जीएस का उसको पढ़ेंगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें देखिए जो 1971 से 81 दिया गया है उस समय जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर थी 24.6 थी, तो ये सही है। 1981 से 91 तक जो जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर थी देखिए 23.87 23.8 थी, लगभग 23.9 के लगभग, तो ये भी सही है। 1991 से 2001 के बीच जो 10 की वृद्धि दर थी देखिए वो 21.6 के लगभग थी, 21.54 है, ये भी सही है। ये वाला जो है आपका देखिए गलत है। उस समय जो 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या की 10 की वृद्धि थी वो देखिए लगभग 17.12 इस तरह से थी, 17 दशमलव के लगभग थी, 17.54 इस तरीके से। ठीक है, तो 17 दशमलव कुछ थी, तो इसका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। बाकी ये सब क्या है, सही है, तो ये नहीं होंगे। आपसे पूछा गया कौन सा जोड़ा सही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि दशकों के अनुसार भारत की जो अनुमानित जनसंख्या 10 की वृद्धि दर थी देखिए वो कितनी थी, 61 से 71 में 24.80, 71 से 81 में 24.66, 81 से 91 में 23.9, 91 से 2001 में देखिए 21.54 और 2001 से 2011 तक कितनी थी, 17.7। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जोड़ा ये है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में कब आयोजित किया गया, यानी जो 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित हुआ था तो जेनेवा में आयोजित हुआ था। तो पूछा जा रहा है कब आयोजित हुआ था। देखिए 16 से 17 जनवरी 2025, 2 से 13 जून 2024, 2 से 13 जून 2025, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 113वां जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में आयोजित हुआ था वो देखिए 16 से 17 जनवरी 2025 नहीं, 2 से 13 जून 2025 नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं भी गलत, बल्कि कब हुआ था, 2 से 13 जून 2025। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या है, सी। देखिए 113वां जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जेनेवा के देखिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित हुआ था। कब से कब तक, 2 जून से 13 जून 2025 तक। यह वार्षिक सम्मेलन देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
जिसमें देखिए 187 देश जो है सरकार, नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधि एक साथ मिलकर कार्य जगत से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यानी इस सम्मेलन में दुनिया के लगभग देखिए 200 देशों के लोग, इसमें 187 देशों के लोग शामिल होते हैं और इसमें जो है महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित बातों पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? यानी जो आकाश आसमान में नीला दिखाई देता है तो उसका क्या कारण है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा दिया प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा दिया प्रकाश का विवर्तन और चौथा दिया प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए आकाश जिसकी वजह से नीला दिखाई देता है वो देखिए प्रकाश का परावर्तन नहीं है, विवर्तन नहीं है, अपवर्तन नहीं है, बल्कि किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। यानी जो स्कैटरिंग होती है उसी की वजह से, लाइट की स्कैटरिंग इसी की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए सही उत्तर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि आकाश का नीला रंग जो है मुख्य रूप से वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर देखिए वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और हमें आकाश कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। यानी प्रकीर्णन होता है, इसी की वजह से हमको नीला दिखाई देता। नहीं होता तो कैसा दिखता? ब्लैक कलर का। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख? यानी भारत के संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता के अंत यानी उन्मूलन का उल्लेख है? तो देखिए दिया अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो भारत में देखिए अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित जो निषेध है, जो मना किया गया है कानून के अनुसार, वो देखिए अनुच्छेद 16 में नहीं है, 19 में नहीं है, 18 में नहीं, बल्कि क्या है? अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है अस्पृश्यता क्या है? एक दंडनीय अपराध है। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है, जो अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है और इसके उल्लंघन को कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK कहाँ स्वीकृत किया गया था? यानी जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया था अपने देश में, तो सबसे पहले कहाँ पर स्वीकृत किया गया? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया पुडुचेरी, दूसरा दिया हैदराबाद, तीसरा दिया पंतनगर और चौथा दिया है लुधियाना। तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र देखिए लुधियाना में नहीं, पंतनगर नहीं, हैदराबाद नहीं, बल्कि कहाँ पे हुआ था? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में। यानी इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK जो है प्रायोगिक तौर पर 1974 ईस्वी में पुडुचेरी यानी वर्तमान पांडिचेरी में स्थापित किया गया था, जो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में था और इसे फार्म साइंस सेंटर के रूप में शुरू किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ये देखिए मैथ का सवाल है जो है चाल दूरी समय से। देखिए इसमें क्या दिया है? एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है, तो कार की आरंभिक गति क्या थी? ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो आंसर होगा ये 20 किलोमीटर दिया है, 40 दिया है, 30 दिया है, 50 दिया है। तो इसमें आंसर जो आएगा आपका देखिए 20 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, बल्कि क्या आएगा? 30। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो इसमें देखिए जो चाल है उसको 2 मानेंगे और उसके बाद फिर इसमें जो है 36 मिनट समय जो है कम लगेगा। उसी प्रकार आपको द्विघात समीकरण के आधार पर इसको हल करना। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर मैंने देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे हल करके दिखा दिया है। आंसर सी आएगा। दूरी देखिए क्या दिया है? 72। तो चाल 2 होगी, एक क्या चाल होगी? x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल क्या होगी? x + 10 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जा रही है, तो 2 चाल होगी। तो इसको देखिए समीकरण में कैसे लिखेंगे कि 72/x देखिए यहाँ पर दिया है ना, प्लस 72/x + 10 बराबर 36/60। ठीक है, तो समय को जो 36 मिनट कम लिखा है उसी को यहाँ पर बटे में लिख देंगे, 36/60। फिर इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आएगा? एलसीएम लेकर 72 को कॉमा कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 1/x - x + 10 सम का होल। फिर देखिए 36/60 करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को कटा देंगे। 36 दूना 72, 36 के कम 36। तो यहाँ पे आपका देखिए इस समीकरण का क्या आएगा कि x + 10 - x बटा में x × x + 10 बराबर 1/20।
ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ ऊपर 10 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x और कोष्ठक में क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर क्या होगा 1/120। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 1200। फिर इसको देखिए और करेंगे सॉल्व तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 बराबर 0। अब इसको देखिए जो है सम फैक्टर आप बना लेंगे, जैसे मैथ में समीकरण हल करते हैं उसी तरीके से फैक्टर बना लेंगे। तो फैक्टर देखिए इसका क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 बराबर 0। फिर इसमें देखिए दो गुणनखंड कर लेंगे आप, फिर गुणनखंड को फिर देखिए अलग कर लेंगे, x प्लस 40 x माइनस 30 बराबर 0 आएगा। फिर इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहाँ देखिए एक x का मान आएगा -40 और x का एक मान आएगा +30। तो देखिए कोई भी जो है चाल माइनस में नहीं हो सकती, तो देखिए प्रारंभिक गति जो है पूछा गया इसमें तो ये माइनस में नहीं होगी, यानी ये आंसर नहीं होगा। यहाँ क्या होगा दूसरा वाला +30, इसलिए चाल बराबर क्या होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर होगा। ठीक, ये देखिए थोड़ा टफ सवाल था तो बहुत से स्टूडेंट इसको हल नहीं कर पाते, तो उनका गलत है। जो मैथ से पढ़े हुए स्टूडेंट होंगे वही उसको हल कर पाएंगे, बाकी हिंदी के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के बस की सवाल ये नहीं थी। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, तो देखिए जो ऐसा देश है जिसको 2025 में मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान, सूरीनाम। तो जिस देश को 2025 में देखिए मलेरिया मुक्त घोषित किया गया वो नाइजीरिया नहीं है, भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं, बल्कि कौन सा है सूरीनाम है, यानी सूरीनाम को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि 2025 में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जॉर्जिया और सूरीनाम को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। जॉर्जिया जो है जनवरी 2025 में घोषित हुआ और सूरीनाम जो है जून 2025 में। अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना ये इस तरीके की उपलब्धि प्राप्त कर। कम से कम देखिए 3 साल तक स्थानीय मलेरिया संचरण को रोकने के बाद, यानी जब कोई देश 3 साल तक मलेरिया संचरण को अपने देश में रोक देता है तो उसको मलेरिया से मुक्त देश कहा जाता है। मिस्र को भी देखिए अक्टूबर 2024 में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था। इसके पहले देखिए अजरबैजान और ताजिकिस्तान को भी 2023-24 के दौरान मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, तो अगर पिछला भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो पिछले आंकड़े को भी आप इसके अनुसार आंसर दे सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि मोबाइल टावरों और एंटेना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है, यानी मोबाइल के टावर के एंटेना से और मोबाइल के हैंडसेट से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है। तो पहला देखिए दिया चुंबकीय क्षेत्र विकिरण, दूसरा दिया आयनकारी क्षेत्र विकिरण, तीसरा दिया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण और चौथा दिया है चरम क्षेत्र विकिरण। ठीक है, तो मोबाइल टावर के एंटेना और मोबाइल हैंडसेट से जो ऊर्जा निकलती है वो देखिए चुंबकीय क्षेत्र विकिरण नहीं, आयनकारी क्षेत्र विकिरण नहीं, चरम क्षेत्र विकिरण नहीं, बल्कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ऊर्जा निकलती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है सी। देखिए सी है मोबाइल टावर और हैंडसेट दोनों से देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी RF विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा जो है निकलती है। ये वायरलेस संचार के लिए इस्तेमाल होती है। यह देखिए एक प्रकार की गैर आयनीकरण यानी नॉन आयनाइजिंग ऊर्जा है जो कम ऊर्जा वाली होती है और सिर्फ गर्मी पैदा करती है। इससे कोशिकाओं को सीधा कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन लंबे समय तक संपर्क में रहने पर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। भारत में देखिए इसके नियम जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों से काफी सख्त है, यानी भारत में से जो कानून है नियम है सख्त हैं दुनिया के और देशों के मुकाबले। देखिए एक क्वेश्चन मैथ का छोटा सा और पूछा है कि 2.5% का भिन्नात्मक रूप क्या है। यानी देखिए अगर आप इसको देखें तो परसेंटेज में या फिर भिन्न के रूप में एक प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से आपका कौन सा जो ऑप्शन दिया है इसका मान 2.5% होगा। देखिए 2/41, 1/40, 3/40, 2/35। तो देखिए इन ऑप्शन को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2/5 किसका परसेंटेज होगा। तो देखिए 25 का होगा नहीं, 25 से देखिए 2/35 कभी नहीं होगा, यानी 2 में 35 से भाग देंगे तो आपका 2.5 नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखिए 3 में 40 से भाग देंगे तो भी नहीं आएगा,
2 में 41 से देंगे तो भी नहीं आएगा, बल्कि 1 में 40 से भाग देंगे तो आपका 2.5% आएगा। जैसे देखिए क्या होगा कि 40 से जब इसमें भाग देंगे 1 में तो क्या आएगा आपका 0.02। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, तो कितना आएगा 4 पंजे 20, यानी अब इसको आप गुणा कर देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा आपका 2.5%। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2.5%। ठीक, तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। देखिए इसको ऐसे हल कर सकते हैं, 2 बजा भिन्नात्मक रूप में इसको लिखेंगे 1/40, फिर इसको देखिए 0.025 लिखेंगे और फिर सरलता भिन्न रूप में इसको 5/200 यानी 25/1000 या मिश्रित भिन्न के रूप में 2 सही 1/2 यानी 2.5% भी लिख सकते हैं। लेकिन जब केवल भिन्नात्मक रूप पूछा जाता है तो अक्सर इसे सरलतम भिन्न 1/40 के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रति 100, ठीक, पर 100। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती। देखिए नील नदी क्या है कि अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है और यह दुनिया की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए दिया सूडान, चाड, युगांडा, मिस्र। तो नील नदी देखिए मिस्र से भी होकर गुजरती है, युगांडा से भी, सूडान से भी, चाड से होकर नहीं गुजरती, यानी ये इन 3 देशों के अलावा और भी 8 देशों यानी कुल 11 देशों से होकर प्रवाहित होती है। तो इसमें से क्या आपसे पूछा है कौन से देश से नहीं प्रवाहित होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चाड से होकर प्रवाहित नहीं होती। ठीक, देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि नील नदी जो है चाड से होकर प्रवाहित नहीं होती, बल्कि यह तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, केनिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र जैसे 11 अफ्रीकी देशों से होकर बहती है, जो इसके बेसिन के हिस्से हैं। ठीक, केवल 4 इससे नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको देखिए 2 सूचियां दी गई है और इन 2 सूचियों को आपस में मिलाना है। और मिलाना क्या है कि यहाँ पर भारत की कुछ जनजातियां दी गई हैं और यहाँ पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का नाम दिया गया, यानी कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो पहला देखिए दिया है किन्नर, दूसरा दिया बकरवाल, तीसरा दिया लुसाई और चौथा दिया चेंचू। और यहाँ पर राज्यों का नाम दिया है जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसमें जो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो देखिए ये जो किन्नर हैं ये कहाँ पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो बकरवाल जनजाति है देखिए कहाँ पाई जाती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जो लुसाई जनजाति है देखिए कहाँ पाई जाती है मिजोरम में। और जो चेंचू पाए जाते हैं देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, थोड़ा बहुत उड़ीसा में भी और तेलंगाना में पाए। तो वो सब नहीं दिए गए, यहाँ दिया गया है कर्नाटक। तो आप देखिए इसी के अनुसार आप इसमें आंसर ढूंढ लेंगे। यहाँ देखिए ए का क्या है 4, यानी ए का 4 किसमें किसमें दिया है, ये दोनों में दिया, यानी एलिमिनेशन मेथड से पहले आप क्या करेंगे इन दोनों को हटा देंगे, यानी जिसमें ए का 4 होगा वही आपका आंसर होगा। यानी 2 में A4 दिया है, बाकी में नहीं दिया, उनको हटा देंगे। अब फिर आगे मिलाएंगे। बी का क्या है 1, तो यानी अब देखिए इसमें बी का 1, तो यानी देखिए बी का 3 दिया, यानी आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑटोमेटिक आपका क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा डी। अब देखिए इसको मिला लेते हैं, ए का 4, बी का 1, सी का क्या है जो है 2 है, तो देखिए सी का 2 है और डी का क्या है 3, डी का 3, यानी ये ही आपका सही उत्तर है। ठीक, आंसर क्या होगा डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि किन्नर, बकरवाल, लुसाई और चेंची जनजातियों का जो राज्य है वो कौन कौन सा, देखिए किन्नर जो है हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले में, बकरवाल देखिए कहाँ पर पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, लुसाई देखिए कहाँ पाए जाते हैं मिजोरम में, इसके अलावा त्रिपुरा, मणिपुर और असम में भी कुछ पाए जाते हैं। चेंचू देखिए कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में, उसके अलावा देखिए तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी आर्टिफिशियल रूप से जो इकोसिस्टम है वो कौन सा है। तो देखिए पहला 1 दिया है, दूसरा घास का मैदान, तीसरा दिया मछली का तालाब और चौथा है झील। यानी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है कि जो प्रकृति के द्वारा निर्मित ना हो बल्कि मनुष्य अपनी जरूरतों के अनुसार उसको निर्मित करता है। तो इसमें देखिए 1 जो है ये प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, लेकिन आपके पूछा गया कौन सा कृत्रिम है,
ये देखिए प्राकृतिक रूप से। घास का मैदान भी देखिए प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। झील भी देखिए प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है। मछली का जो तालाब है ये मनुष्य देखिए अपनी जरूरतों के अनुसार इसको बनाता है, निर्मित करता है। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा, और यही आपसे पूछा है। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि दिए गए विकल्पों में से सी जो है ये मछली का तालाब, मछली घर, मत्स्य पालन टैंक, ये सब क्या होता है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह मनुष्यों के द्वारा मछली पालन या अन्य उद्देश्यों के लिए बनाया और प्रबंधित किया जाता है। जबकि देखिए वन, घास का मैदान और झील जो है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो प्रकृति स्वयं से बनाती है। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर फिर देखिए क्वेश्चन दिया है ये मैचिंग वाला कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए सूची 1 में क्या दिया, ग्रंथों का नाम दिया गया है, और सूची 2 किससे संबंधित है, उससे विषय, यानी किस ग्रंथ में किस विषय का वर्णन किया गया। तो पहला देखिए यहाँ दिया कल्प सूत्र, दूसरा दिया भगवती सूत्र, तीसरा दिया है निकाय, और चौथा दिया है आचरांग सूत्र। यहाँ पे देखिए विषय में क्या दिया, महावीर के कृतियों का विवरण, जैन भिक्षुओं का आचार नियम, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, और चौथा क्या दिया है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह। तो देखिए इसमें जो कल्प सूत्र है इसको देखिए क्या माना जाता है, जैन धर्म पर नहीं, सॉरी, ये देखिए क्या माना जाता है, महावीर के कृत्यों का विवरण। ये जो भगवती सूत्र है ये देखिए जैन धर्म का क्या माना जाता है, प्रारंभिक इतिहास। यानी आपका ए का क्या होगा 1 और बी का क्या होगा 3, यानी ए का 1 जिसमें जिसमें होगा उसको हम लोग देख लेते हैं, बाकी को एलिमिनेट कर देते हैं। ये दोनों देखिए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ए का 1 यहाँ भी दिया है, ए का 1 यहाँ भी दिया, यानी इन दोनों में से कोई हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ दिया है बी का 3, तो यहाँ पे देखिए बी का 2 दिया है, बी का 3 यहाँ दिया है। इसका मतलब आपका देखिए क्या होगा कि ये वाला जो है फिर एलिमिनेट हो जाएगा। आपका आंसर क्या बच गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसको मिला लेते हैं, ए का 1 है, बी का 3 है, सी का देखिए 4 है। निकाय जो है वो क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह होता है, और आचरांग सूत्र जो होता है वो जैन भिक्षुओं के आचार का नियम। यानी यहाँ पर देखिए क्या है, सी का 4, डी का 2, यानी इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। ठीक, देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान इस प्रकार है। जैसे देखिए कल्प सूत्र जो है महावीर के कृतियों का विवरण है, भगवती सूत्र जो है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है, निकाय जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के संग्रह है, और आचरांग सूत्र जो है जैन भिक्षुओं के आचार से संबंधित नियम। इस तरीके से इनका देखिए मैंने आप लोगों के लिए व्याख्या और वर्णन भी कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि प्रति वर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड अल्जाइमर डे जो है कब मनाया जाता है। तो यहाँ देखिए दिया 23 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर। तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है विश्व अल्जाइमर डे जो मनाया जाता है, तो देखिए 23 सितंबर नहीं, 20 सितंबर नहीं, 22 सितंबर नहीं, बल्कि कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि विश्व अल्जाइमर दिवस यानी वर्ल्ड अल्जाइमर डे जो है हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि देखिए विश्व अल्जाइमर माह सितंबर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी सितंबर महीने को ही पूरा विश्व अल्जाइमर मंथ के रूप में मना, लेकिन 21 सितंबर जो है वो एक डे के रूप में। इसका उद्देश्य देखिए इस न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रभावित लोगों और उनके परिवारों का समर्थन करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ जाते हैं। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज्यादा मुड़ने वाले रंगों तक व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी इसमें कौन सा ऐसा रंग है जो प्रिज्म से जब गुजरेगा तो सबसे कम मुड़ेगा और कौन सबसे ज्यादा मुड़ेगा। तो इसका देखिए सॉल्व करने का एक तरीका आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। इसको देखिए जब आपको पढ़ाया गया होगा तो इस तरीके से पढ़ाया गया होगा, विबग्योर। ठीक है, तो विबग्योर का मतलब क्या है कि ये इसमें बताता है इसके कलर का ये नाम है। देखिए वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। यानी जो रेड कलर होता है देखिए सबसे कम मुड़ता है, देखिए सबसे कम। उसके बाद फिर देखिए उसके बाद ऑरेंज है, उससे फिर कम,
येलो है, यानी देखिए सबसे कम है, फिर इसके पीछे पीछे घटते हुए चले जाएंगे आप। फिर देखिए ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर इंडिगो है, फिर वायलेट है। तो इसी के अनुसार देखिए हम इसको अरेंज कर लेंगे। यानी रेड है तो रेड तो यहाँ नहीं दिया गया है, तो ऑरेंज दिया है, यानी यहाँ पर क्या दिया है, ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब नारंगी, यानी ये जो है सबसे कम जो है छिटकेगा, सबसे कम मुड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ऑरेंज के बाद फिर कौन सा है, येलो है, यानी फिर देखिए ये है, यानी आपका ये पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये दूसरा हो जाएगा। फिर देखिए अब ग्रीन है तो ये हरा है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो है नीला, यानी देखिए ब्लू है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा। यानी आपका देखिए इसका अब आपको सही से बताना है, तो पहले क्या होगा, चौथा, यानी जिसमें चौथा पहले, यानी ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे आपका, इसमें चौथा पहला इन दोनों में दिया गया है। उसके बाद देखिए आपका पीला होगा, यानी देखिए दिया है हरा, तो ये नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, यानी राइट ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए अगर आपको ये वाला चीज पता है विबग्योर वाला, तो आप इस तरीके का जब प्रश्न आएगा तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, जो सबसे लास्ट में जो शॉर्टकट नंबर आर दिखाया है, इसका मतलब क्या है कि रंगों का पहला अक्षर है, तो इससे पता चल रहा है जो सबसे लास्ट में, इसका मतलब सबसे कम छिटकता है, और जो सबसे पहले है वो बहुत ज्यादा छिटकता है। ठीक, ये इसी को याद करेंगे तो आप कर लेंगे। देखिए आंसर है सी, रंगों का क्रम और कारण। तो देखिए नारंगी जो है सबसे कम उड़ेगा। इसके बाद देखिए पीला, नारंगी से भी कम जो है लाल होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उसके बाद पीला है, उसके बाद देखिए हरा है, फिर उसके बाद नीला है, उसके बाद देखिए और भी जो कलर होते हैं मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। यानी जो भी विधेयक संसद में पेश होता है तो वो धन विधेयक जो है वो कौन निर्णय करता है, इसमें से धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय देखिए दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। तो देखिए धन विधेयक से संबंधित जो अंतिम निर्णय होता है देखिए वो वित्त मंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं, राष्ट्रपति का नहीं, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। यानी ये इसी के पास पावर है कि वो निर्धारित कर सकता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, कौन सा नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। ठीक, देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि किसी भी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और उनका यह निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिसे किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यह निर्णय देखिए बिल को राज्यसभा में भेजने से पहले प्रमाणित किया जाता है, जो सुनिश्चित करता है कि राज्यसभा इसे संशोधित न कर सके, केवल क्या दे सके, सुझाव दे सके। जैसा कि देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(3) में ऐसा निहित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 27वां पूछा गया आपसे कि प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। यानी प्रकाश की घटना में जो तारे टिमटिमाते हुए हमको आसमान में दिखते हैं तो ये किस वजह से होता है। तो पहला देखिए दिया पूर्ण परावर्तन, दूसरा दिया वायुमंडलीय अपवर्तन, तीसरा दिया पूर्ण अपवर्तन, चौथा दिया वायुमंडलीय परावर्तन। तो प्रकाशीय घटना में जो तारों का टिमटिमाना होता है इसका ये देखिए किस वजह से होता है, तो वायुमंडलीय परावर्तन से नहीं होता है, पूर्ण अपवर्तन से नहीं होता है, पूर्ण परावर्तन से नहीं होता, बल्कि किससे होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि तारों का जो टिमटिमाना है मुख्य रूप से वायुमंडलीय अपवर्तन नामक प्रकाशीय घटना के कारण होता है। इसमें देखिए तारे का जो प्रकाश है पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग घनत्व और तापमान वाली परतों से गुजरते हुए, यानी देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की कई परतें हैं, और उन परतों से जब प्रकाश गुजरते हुए आता है तारों का तो क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। देखिए मुड़ता हुआ अपवर्तित होता रहता है, जिससे उसकी चमक जो है और स्थिति बदलती हुई प्रतीत होती है और तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यानी रिफ्रैक्शन होता है इसमें, एक परत से जब आएगा तो मुड़ जाएगा फिर ऐसे इस तरीके से, तो इसीलिए वो टिमटिमाते हुए दिखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें
कालक्रमानुक व्यवस्थित कीजिए। यानी इसमें देखिए क्रोनोलॉजिकल प्रश्न दिया गया है कि इनको कालक्रम के अनुसार आपको अरेंज करना, यानी कौन सी घटना, कौन सा चीज पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो यहाँ देखिए पहला दिया है गरीबी हटाओ, दूसरा दिया बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और तीसरा दिया हरित क्रांति का प्रारंभ। तो इन घटनाओं में देखिए सबसे पहले की हुई थी हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1960 के दशक में। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ये 1969 में हुआ, और गरीबी हटाओ जो योजना शुरू की गई थी 1971 के बाद। अब इसमें से देखिए आप सीधा सीधा देख सकते हैं कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद। तो यहाँ देखिए जो ये क्या है आपका पहला, ये क्या है दूसरा, ये क्या है तीसरा, यानी 3 2 1 ये आपका अरेंजमेंट हो। तो यहाँ देखिए 3 2 1 यानी पहला वाला जो है इसका सही है, बाकी देखिए क्या है नहीं। ठीक है, ये सब क्या है राइट ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या है कि दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या होगा कि हरित क्रांति का प्रारंभ 1960, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और गरीबी हटाओ 1971। बाकी इसका यहाँ पर व्याख्या दे दिया गया है, तो इसको आप देख लेंगे, उससे और भी प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो उसको भी हल कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? यानी खेड़ा सत्याग्रह जो चलाया गया था उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ देखिए दिया विट्ठल भाई पटेल, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। तो गुजरात में जो खेड़ा संघर्ष हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, इसके देखिए जो प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, विट्ठल भाई पटेल नहीं, बल्कि कौन था? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत में 3 सत्याग्रह चलाए गए थे, और इससे संबंधित मैंने प्रश्न आप लोग को अपनी जीएस की क्लासेस में करवाया है। तो पहला कौन चलाया गया था इनके द्वारा? चंपारण। फिर उसके बाद देखिए अहमदाबाद मिल वाला, और तीसरा कौन सा चलाया गया था? खेड़ा सत्याग्रह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह यानी किसान संघर्ष का जो नेतृत्व है मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किया था। इसके अलावा इसमें देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, एनएम जोशी, मोहनलाल पंड्या जैसे स्थानीय नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्होंने किसानों को संगठित किया और आंदोलन को सफल बनाया। ठीक, अब देखिए अंतिम प्रश्न है जो आपके जो इस पेपर के जीएस में पूछा गया था, और देखिए क्या पूछा गया है कि संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ देखिए दिया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 280 जो है इसके तहत देखिए प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित अवधि के लिए देखिए नियुक्त किए जाते हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। यानी इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने आप लोगों को जो है 6 दिसंबर को हुई जो है एलटी ग्रेड की परीक्षा हिंदी विषय की जो हुई थी, उसमें जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जीएस के आपसे पूछे गए थे उन्हीं को मैंने बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ आप लोगों को हल कराया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इससे आप लोगों को देखिए एक आइडिया लग जाएगा कि आपके जीएस के प्रश्न में कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए इसमें इतिहास से भी प्रश्न पूछे गए, भूगोल से भी पूछे गए, राजनीति विज्ञान से भी कुछ प्रश्न, अर्थशास्त्र से पूछे गए, फिर देखिए विज्ञान से भी पूछे जा रहे हैं, गणित से भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से सारे टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना होगा। साथ साथ देखिए करंट से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इतनी सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा, जिससे क्या हो कि आप जीएस में पूछे जा रहे 30 प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल कर सकें, जिससे क्या हो कि आपका अपने विषय का जो क्वेश्चन है उस पर आपका ज़्यादा बोझ न बढ़े। क्योंकि अगर आप इधर क्वेश्चन कम सही करेंगे, गलत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको अपने सब्जेक्ट में बेहतर नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ भी गड़बड़ हो जाएंगे तो आपका फिर सिलेक्शन बहुत
मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं और एक एक जो है पद पर 100 150 लोगों ने आवेदन किया है, तो आपको उसमें क्वालिफाई होने में बहुत समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बनाए रखिए। ठंड भी देखिए बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसका ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए और फिर अपनी परीक्षा को अच्छे तरीके से दीजिए, इसमें अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अभी मैं देखिए आप लोगों को और भी जो पेपर हैं वो भी सॉल्व कराऊंगा। जैसे 7 तारीख के सेकंड शिफ्ट में संस्कृत का हुआ था, उसमें जीएस का पेपर, फिर उसके बाद देखिए 6 और 7 तारीख के जो विज्ञान और गणित के भी जीएस प्रश्न हैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा। लेकिन एक एक करके सबको मैं 4-5 प्रश्न पत्र आप लोगों को इस बार की परीक्षा में पूछे गए जो है उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।